साथियों नमस्कार। गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्याओं के एक और गुण की बात करने वाले हैं और वो गुण है उनका पूर्ण घन होना। तो आज हम ऐसी संख्याओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूर्ण घन कहा जाता है। पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे उनका पता लगाते हैं। तो हमको ये पता चला था, हमने ये देखा था कि जब किसी संख्या की घात 2 होती है, यानी संख्या का 2 बार गुणा किया जाता है, तब हमें जो संख्या मिलती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही हमने कई संख्याओं का 2 बार गुणा करके ये देखा था कि किस संख्या का वर्ग कितना होता है ना। तो इस तरह की जो संख्याएं थी उन्हें हम कहते थे पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब यहीं पर एक बात ये आती है कि अगर हम संख्या का 3 बार गुणा करें तो क्या होगा। संख्या का गुणा उसी संख्या से 3 बार, तो इसका मान तो हमें मिल गया और इसको हम घात के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर हम सभी संख्याओं के लिए करके देखें तो जो संख्याएं हमें मिलेंगी, 3 की घात 3 का मतलब है 3 का गुणा 3 बार, और ऐसा करने पर हमें मिलेगा 27। तो ये जो संख्याएं हमें मिल रही हैं, अब 3 बार गुणा करने पर संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर हमें जो संख्याएं मिल रही हैं, ये संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। तो 8 पूर्ण घन संख्या है, 27 पूर्ण घन संख्या है, 64 पूर्ण घन संख्या है। अब इसी तरह हम और संख्याओं का भी पूर्ण घन निकाल सकते हैं। 1 की घात 3 अगर करें तो इसका मतलब होगा 1 गुणित 1 गुणित 1, और यहाँ पर हमें मान मिलेगा 1। तो ये भी एक पूर्ण घन संख्या है ना। तो यही बात हम आज आपको बताने वाले हैं कि ये जो पूर्ण घन संख्याएं हैं ये किन्हें कहते हैं। तो पूर्ण घन संख्याओं का मतलब तो आपको समझ में आ गया। जब किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाए, 3 बार, 3 से नहीं, है ना, 3 बार, ऐसे जैसा यहाँ पर किया गया है। 2 का गुणा 2 से ही 3 बार हो रहा है, तो जो मिलेगा ये पूर्ण घन संख्या होगी। 3 का गुणा 3 से ही 3 बार किया जा रहा है, तो ये पूर्ण घन संख्या मिलेगी। ऐसे ही 4 का गुणा करने पर, 3 बार गुणा करने पर, 4 का 4 से 3 बार गुणा करने पर जो मिला वो पूर्ण घन संख्या है, 64। ऐसे ही अगर हम 5 का 3 बार गुणा करें तो इसका मतलब होगा 5 गुणित 5 गुणित 5, और जब यहाँ पर गुणा करने के बाद हमें गुणनफल मिलेगा तो जो भी संख्या यहाँ आएगी वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। ऐसे ही 6, 7, 8, 9 आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक निकाल सकते हैं। कम से कम 20 तक तो आपको निकाल कर देखना ही चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर हम इन संख्याओं का पूर्ण घन निकालें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो संख्याओं के बीच का अंतर है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। पूर्ण वर्ग संख्याओं में 1 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या थी 4, लेकिन यहाँ 1 के बाद अगली पूर्ण घन संख्या है 8, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी पूर्ण घन नहीं है।
फिर 8 के बाद हमें मिल रहा है 27। तो 9 से लेकर 26 तक की जो संख्याएं हैं वो पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। फिर 28 से लेकर 63 तक जितनी संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। तो यहाँ पर भी इस बात का पता लगाना कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं, ये तो कठिन काम हो गया। लेकिन इस बात को हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं में पता लगाया था गुणनखंड करके। हमें पता लगाना है कि 243 पूर्ण घन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 243 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से तो भाग जाएगा नहीं। देखिए, गुणनखंड निकालने का मतलब हमेशा ये है कि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इन संख्याओं से भाग देते हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ, है ना। इनके अलावा बाकी संख्याओं का भाग हम नहीं करते। तो 2 से तो 243 में भाग जाएगा नहीं, इकाई में 3 है, ये विषम संख्या है। तो 3 से भाग दे के देखते हैं। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से भाग देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से भाग देते हैं। अभी तो 3 से भाग जा रहा है ना। 3 निया 27, फिर 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। ठीक है। तो 243 को हम नीचे ऐसे लिख लेते हैं। 243 बराबर क्या आया है, 243 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 5 बार। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हम गुणनखंडों का 3 समान गुणनखंडों का समूह बनाते हैं। तो ये जो 3 बार आया, इसका एक समूह बन गया, और यहाँ तो ये 2 ही बार आया है ना। तो 3 गुणनखंडों का समूह बनाने पर अगर गुणनखंड बचता है, कोई भी गुणनखंड बचता है, तो फिर वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, है ना। तो 243 पूर्ण घन नहीं है। अब आपकी समझ में आ गई होगी बात कि 243 पूर्ण घन क्यों नहीं है। क्योंकि गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड जो हमने यहाँ पर किया है, ऐसा अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जब हम जोड़ियाँ बनाते हैं तो 3 गुणनखंडों की एक बार जोड़ी बन जाती है, और ये दोनों गुणनखंड बच जाते हैं, इनका समूह नहीं बनता, है ना। 3 गुणनखंडों का एक समूह बन जाता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास 2 बार ही 3 बचता है। तो 3 गुणनखंडों का समूह एक ही बार बना, इसलिए 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। आगे अगर हम बढ़ें तो अब हम एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 243 के लिए देखा कि 243 में 243 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमें 3 5 बार मिलता है। तो अगर हम 3 का समूह बनाते हैं तो एक समूह बनता है, और 2 बार 3 जो है वो बच जाता है। अगर यहाँ पर एक बार 3 और होता तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाती है। ये संख्या नहीं बनती भाई। जो नई संख्या मिलती वो नई संख्या पूर्ण घन होती, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम
एक बार 3 का गुणा कर देते हैं। अब जब हमने यहाँ गुणा किया है तो ये मान तो इस 243 से ज़्यादा हो गया, तो इधर भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। और जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर तो समूह बन जाएगा, 3 3 के 2 समूह बन जाएंगे और ये संख्या हो जाएगी 729। कैसे आया? इसका गुणा करने पर आया। तो इसका मतलब है कि अगर संख्या में पहले जो संख्या थी, पहले क्या संख्या थी? 243। 243 का गुणनखंड बनाने के बाद हमने देखा कि 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है, जो हमने यहाँ पर लिखा, ये काम हमने यहाँ किया। और अब हम क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें पता चला कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं, है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम पूर्ण घन संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 2 बार बच रहा था, है ना। हमने एक बार और 3 वहाँ पर शामिल कर दिया गुणा करके, तो यहाँ शामिल किया तो यहाँ भी शामिल किया, तभी तो बराबर होगा। समीकरण में आपने ये बात पढ़ी है ना कि किसी भी एक पक्ष में अगर हम कोई भी काम करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो दूसरे पक्ष में भी हमको वही काम करना पड़ता है, तभी वो मान बराबर होता है। तो इसलिए हमने दोनों तरफ 3 का गुणा किया। तो ऐसा करने पर हमें 3 के 2 समूह मिल गए। तो इसका मतलब है कि 243 में 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन संख्या होगी। 3 का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन संख्या होगी। और वो नई संख्या क्या होगी, ये हमने ऊपर लिखा है ना। वो नई संख्या क्या होगी? 729। तो इस तरीके से हम दोनों बातें पता लगा सकते हैं। एक तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं, और दूसरा हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें किसका गुणा करने पर हम पूर्ण घन संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा ही एक सवाल आप चाहें तो लिख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी यानी सबसे छोटी, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या मिले। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम 256 का गुणनखंड निकालेंगे। 256 को 2 से भाग दिया, आया 128। फिर 2 से भाग दिया, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दिया 32। फिर 2 से भाग दिया 16। फिर 2 से भाग दिया 8। फिर 2 से भाग दिया 4 और फिर 2 से भाग दिया तो 2। अब इसके बाद फिर जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1। तो हम लिख लेते हैं कि 256 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको मिलता है 2 2 2 2 2 2। उसके बाद एक और 2, ये वाला। उसके बाद एक और 2,
ये वाला, उसके बाद एक और 2, एक और एक और, है ना। अब इनके 3-3 के समूह बनाइए, समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह। एक समूह ये बना, एक समूह इसको और इन दोनों को मिलाकर बना, और ये 2 बार का 2 बच गया। तो किसका गुणा करें जिससे इसका भी समूह बन जाए? 1 बार और 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि समान अभाज्य गुणनखंडों के समूह बनाने पर 2 बार 2 बच जाता है, या 2 गुणित 2 बच जाता है। तो इसमें किसका गुणा करें? 2 का गुणा करेंगे, तब हमको गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसी तरह से हम पूर्ण घन संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा? आज के पाठ में पहले हमने ये जाना कि पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, कैसी होती हैं पूर्ण घन संख्याएं। यहाँ पर अभी जो 2 संख्याएं लिखी हुई हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, है ना। और पूर्ण घन संख्याएं कैसी होती हैं? जब यहाँ पर घात में 3 आता है। तो ये बात हमको पता चली कि पूर्ण घन संख्याएं इस प्रकार की संख्याएं हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है तो मिलने वाली संख्या पूर्ण घन संख्या होती है। पहली बात हमने ये जानी। दूसरी बात हमने ये जाना कि किसी संख्या का पूर्ण घन होना या नहीं होना, इसका पता हम कैसे लगाते हैं। यहाँ हमने ये वाला उदाहरण लिया था जिसमें 243 का अभाज्य गुणनखंड करके और फिर समान गुणनखंडों में 3-3 का समूह बना के हमने देखा कि क्या कोई गुणनखंड बचता है। अगर गुणनखंडों के समूह बन जाते हैं, 3-3 समान गुणनखंडों के समूह यदि बन जाते हैं तो संख्या पूर्ण घन होती है। और अगर 3-3 समान गुणनखंडों के समूह नहीं बनते हैं तो उस समय फिर वह संख्या पूर्ण घन नहीं होती है। फिर हमने देखा कि किसी संख्या में किस दूसरी संख्या का गुणा कर दिया जाए कि वो पूर्ण घन मिल जाए, हमें पूर्ण घन मिल जाए। तो यहाँ पर हमने इसी उदाहरण को देखा, है ना। और इसी तरह का एक उदाहरण हमने और देखा कि 256 में 2 का गुणा करने पर मिलने वाली संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, तो अब आपके अभ्यास का समय आ गया है। इन संख्याओं में आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं, और साथ साथ आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। अरे ये तो एक ही बात हुई, है ना। हर संख्या की हम जांच करेंगे। कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालकर। अभाज्य गुणनखंड निकालकर 3-3 गुणनखंडों का समूह बनाएंगे। अगर कोई गुणनखंड नहीं बचा तो वो पूर्ण घन है, और अगर कोई गुणनखंड बच गया तो फिर वह संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो ये तो आप पता लगा ही लेंगे। साथ में आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जो संख्या पूर्ण घन नहीं है उसमें किसका गुणा करें कि वह पूर्ण घन मिल जाए हमें, है ना, वहाँ पर हमें पूर्ण घन मिल जाए। तो इन प्रश्नों को आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो बात आपके सामने लिखी हुई है कि आपको पता लगाना है कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं, और दूसरी बात आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं उनमें किसका गुणा करने पर
मिलने वाला गुणनफल एक पूर्ण संख्या होगी। तो आज का पाठ बहुत छोटा सा था, ज़्यादा कुछ काम इसमें करने को नहीं था, है ना। तो आज का पाठ समाप्त। आप इतने अभ्यास कीजिए और अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।